हेलो बच्चों, मैं हूं आपके सामने अवनीश कुमार। आपका वेलकम करता हूं टॉपर्स ओन चैनल पे। आपका नीट का एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चले हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुम्हें एक नीट में क्वेश्चन तो देगा ही देगा, तुम्हें अपने लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को देगा। इसलिए इस टॉपिक को शुरू से अंत तक पढ़ना है। हर छोटी छोटी बातें जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। अभी तुम टीनेज में चल रहे हो और टीनेज से जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो और भी चीजें तुम्हें फील आएगा इस चैप्टर से कि हाँ सर, हमने कुछ पढ़ा था, उस चीजों का फील मुझे दिखाई देगा। तो बच्चों, चलो तैयार होते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ आरसीएच प्रोग्राम के बारे में जाने थे और इस लेक्चर के अंदर हम उससे क्या क्या अवेयरनेस आनी चाहिए मेरे पास, हम उससे बातें करेंगे। आप शुरू से अंत तक देखोगे, बीच बीच में हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे जो हमें नीट में काफी हेल्पफुल होगा। और नीट में 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही आएगा, है ना। इसलिए ये जो सीरीज चल रहा ना, उस सीरीज के अनुसार से आप पढ़ाई करते जाए तो आपको नीट का हर क्वेश्चन हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो आप लगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हेडिंग है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम। ये आरसीएच प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या पढ़ते बच्चों, देखते। हमने पहले पढ़ा था कि इस आरसीएच प्रोग्राम का होता है कि जो आने वाला एडॉप्शन एज वाले लोग हैं, मैरिजेबल एज वाले लोग हैं, उन्हें अपनी समस्याओं को समझना होगा। और हमारे समाज में, जब हमने यहाँ पर हेल्थ की बात की है, तो हमारे समाज में जो सेक्सुअल क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को लेकर के भी हमें यहाँ पर क्या होगा, अवेयर रहना होगा। तो सबसे पहला है कि हमारी सरकार 1997 है, याद करो 1952 में मेरा फैमिली प्लानिंग आई थी। 1997 में सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है जिसका नाम होता है आरसीएच प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये 1997 डेट याद रखना, डेट के साथ पूछता है ना, आरसीएच प्रोग्राम का डेट के साथ पूछता है। तो 1997 में सरकार की एक प्रोग्राम आती है। किस लिए आती है? तो सबसे पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज इस समस्या में बहुत कुछ सुधरा है क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था कि मेडिकल फैसिलिटी कम होते थे, तो है एक दाई अम्मा होती थी। वो जब बच्चे जन्म लेते थे तो उसमें वही केयर करते थे, जिसके पास कोई एजुकेशन डिग्री नहीं होता था, कोई प्रैक्टिकल डिग्री नहीं होता था। अब वो क्या करते थे, डिलीवरी कराते थे, बच्चों का जन्म दिलाते थे। उस कंडीशन में जब बच्चा क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा तो या तो मदर का डेथ होता था, या तो बच्चों का डेथ हो जाता था, या फिर कभी कभी दोनों का डेथ हो जाता था। जो एक टेंशन भरी चीज थी, सरकार को इस बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था कि हमारे देश में अगर इस तरीके से रहेंगे हेल्थ, तो फिर हमारी जो आज हम हेल्थ स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, एक हेल्थ में अच्छा सेक्टर बनना चाहते हैं इंडिया, वो कैसे हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आरसीएच प्रोग्राम का, कि मोर्टेलिटी रेट में कमी आना है। किसका? इन्फेंट का। इन्फेंट मतलब जन्म लेने वाले बच्चों का। किसका? जन्म लेने वाले बच्चों के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आने। साथ में जिस मदर का डेथ हो रहा था, उस मदर का डेथ में भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। साथ में यही देखना है कि जो मदर बच्चों को जन्म दी है, उस मदर का हेल्थ बेहतर होनी चाहिए। तो ये मॉनिटर ओवरऑल वेलबींग, सभी तरीके से बच्चों को, मदर के बॉडी में किसी भी तरीके का डिफेक्ट ना आना चाहिए। और साथ में उस चाइल्ड का, जो चाइल्ड ने अभी जन्म लिया। तुम अगर देखोगे, मेरा एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड के एक बच्चे जन्म लेते हैं जो बहुत कम वजन के होते हैं, 1.5 kg के आसपास के, बहुत कम वजन के होते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक टीम आती है उनके घर पे, और वो 1-2 बार नहीं आती है, हर वीक में, मंथ में आके ये चेक करती है कि बच्चे का हेल्थ सही है नहीं। और गवर्नमेंट की तरफ से उसे क्या किया था, हेल्प दिया जाता है, मेडिकल हेल्प मिलते हैं, न्यूट्रिशनल हेल्प मिलते हैं, ताकि उस बच्चों का हेल्थ बेहतर रह सके। तो हमारी गवर्नमेंट
इस सब चीजों के लेकर के एक प्रोग्राम लेकर आती है आरसीएच प्रोग्राम, जिसके थ्रू मदर की बॉडी, बच्चों की बॉडी पूरे तरीके से वेलबींग हो, है ना, अच्छे तरीके से। मेजर्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहिए। अनवांटेड प्रेगनेंसी जो हम चाह रहे हैं कि अभी एक बच्चे ना हो, या एक बच्चे हो चुके हैं दूसरे बच्चों के बीच में गैप हो, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें उस चीजों से बचना चाहिए। साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय क्या होते हैं, डिजीज ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय जब डिजीज ट्रांसमिट होता है तो उस डिजीज को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसे एसटीआई के नाम से भी जानते हैं, इन्फेक्शन, जिसे एसटीआई के नाम से भी जानते हैं। एक होता है एसटीडी और एक होता है एसटीआई, इसके नाम से भी हम वो जानते हैं। अब देखो, इसके अलावा हमारी सरकार और भी कुछ चीजों के लेकर के अवेयरनेस में क्या है। सबसे पहला है एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, हाँ, और मुझे एक अच्छे हेल्थ केयर मिलना चाहिए। किन किन को मिलना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, हेल्थ केयर फॉर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा हो, एसटीडी, एबॉर्शंस। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब यूटेरस में जो पल रहा बच्चा होता है उसमें जेनेटिकली डिसऑर्डर आ जाता है, कोई बीमारियां आ जाती है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसके कारण से मदर बॉडी और बच्चों बॉडी पर हेल्थ अफेक्ट पड़ने लगता है। तो वैसे सिचुएशन में जो प्री मैच्योर बेबी है, अभी पूरी तरीके से बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, उस बच्चों को वहां से क्या किया जाता है, अवॉर्ड कराया जाता है, बाहर निकाला जाता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम फीमेल्स में आती है। अब ये फीमेल जो अभी नए नए एज वाले हैं ना, जिनका भी तुम्हारी एज के लोग जो है, जो फीमेल अगर पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारी एज में जिनको पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। अब वो उस प्रॉब्लम को अपने लोगों से शेयर नहीं करते, डॉक्टरों से शेयर नहीं करना चाहता। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की समस्या आता है तो हमें उसमें कभी भी संकोच नहीं करनी चाहिए, है ना, हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। जो संकोच, जो नैरो माइंडेड है, उससे बाहर निकलना चाहिए। और मुझे इसके ऊपर अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, पेरेंट्स से और डॉक्टरों से खुलकर बात करनी चाहिए। इस समस्याओं का हम ढूंढना चाहिए। हमारे पास इनफर्टिलिटी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इनफर्टिलिटी देखो, हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूमन या कोई भी एनिमल या प्लांट दो टाइप होते हैं। एक होते हैं फर्टाइल। फर्टाइल उनको कहा जाता है जिनके पास चाइल्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। इनफर्टाइल उनको कहा जाता है जिनके ये इनफर्टाइल या अस्टेराइल, दो वर्ड होते हैं। आपको देखो यहाँ पर इनफर्टाइल वर्ड आया और यहाँ पर आपको अस्टेरिनिटी वर्ड भी कई जगह पर मिल जाएंगे, है ना, इनफर्टिलिटी या अस्टेरिनिटी। तो अस्टेरिनिटी या इनफर्टिलिटी जो वर्ड होता है, ये उसके लिए आते हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस हो चुका है, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, किसी कारणवश उनके ऑर्गन में डिफेक्ट होगा, उनके हार्मोन्स में डिफेक्ट होंगे, किसी भी तरीके से उनके बॉडी में क्या हुआ, डिफेक्ट क्रिएट हुआ, जिसके कारण से चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर उसकी ट्रीटमेंट कर सके, हार्मोन प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट हो सकता है, ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट हो सकता है, गैमेट प्रॉपर नहीं बनने, कम गैमेट बनने, गैमेट की काउंटिंग कम है, गैमेट का क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सब में क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हमें आरसीएच प्रोग्राम के तहत ये सब को अवेयर रखना है, इस सब के बारे में जानना है। कई लोग पहले जानते थे कि अवेयरनेस नहीं रहने के कारण से क्या होता था कि जब इनफर्टाइल होते तो वो झाड़ फूक बाबा के पास चले जाते, बाबा के पास चले जाते। क्या बाबा के झाड़ फूक करने से किन्हीं को फर्टिलिटी आ सकती है? अगर फर्टिलिटी कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा और जो झाड़ फूक से सही नहीं हो सकता है, हार्मोन प्रॉब्लम होगा जो झाड़ फूक से सही नहीं हो सकता। तो ऐसे अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं। उन लोगों को अवेयर करना है कि अगर आपके पास इनफर्टिलिटी है तो आप आईवीएफ टेक्निक एक होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
ये जो टेक्निक है उनके बारे में बताएंगे कि शायद इनके द्वारा आपकी फर्टिलिटी करवाई जा सकती है, आपको बच्चे दिए जा सकते हैं और क्या आपके अपने बच्चे होंगे, है ना। तो ऐसे सब अवेयरनेस करना जरूरी है ताकि वैसे बाबाओं या अंधविश्वासियों के चक्कर में ना पड़े और अपने टाइम वेस्ट ना करें, अपने हेल्थ को प्रॉब्लम ना दें। इसलिए क्या होगा कि इस टॉपिक को आरसीएस प्रोग्राम को सरकार ने ऐसी चीजों के लिए लॉन्च किया था इसको। चलो यहां से देखते अगले पॉइंट। चलो यहां से देखो, एक हमारे पास है कृषि क्या मिला, हमें आरसीएस प्रोग्राम के अनुसार से आउटकम क्या आना चाहिए। ये तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो मेरे पास क्या था कि पॉलिसीज के अंदर सरकार क्या ऑब्जेक्टिव रखा था, क्या मायने रखा था। अब है तो मुझे उससे क्या और आउटकम्स करने क्या माने। पहले रेंज ऑफ मैरिजेबल एज, बच्चों का जो शादी का एज है उस एज को बढ़ानी चाहिए। मेल अभी हमारे कानूनी तरीके से फीमेल का जो मैरिज है वो 18 ईयर्स रखा गया है और मेल्स की एज जो है 21 ईयर्स रखा गया। कई बार इस बातों पर डिबेट भी हुआ कि फीमेल के एज को और बढ़ाया जाए, 21 साल कर दिया जाए। देखो अगर फीमेल को जितना जल्दी शादी कर दोगे उसे अपने करियर बनाने का चांस घट जाएगा, फीमेल को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जितना कि मेल को मिलेगा। अगर सोचो घर में एक बच्चे है, मेल बच्चा है, एक फीमेल बच्चा है, फीमेल बच्चे की शादी 18 साल 20 साल 21 साल में कर रहे हैं, हमारी करियर बनाते बनाते 21-22 साल में जाते हैं और उस फीमेल को टाइम नहीं दे रहे। अपने घर में बच्चे जो मेल बच्चे हैं, जो सन है, उनकी शादी आप करवा लो 25 साल में, उनके पास ये टाइम दे दो पढ़ाई करने का। फीमेल को पहले शादी करके भेजो, क्या शादी करने के बाद उतनी बेहतर एजुकेशन हो सकती है? क्या वो अपने आप को उतनी मैनेज रख सकती है? नहीं हो सकता। इसलिए अगर फीमेल में मैरिजेबल एज को बढ़ाने पर कई बार डिबेट होती है बट अभी नहीं हुआ है ना। और हमारे कानूनी तरीके से यही मैरिजेबल एज है 18 साल, है ना, और मेल कहेंगे 21 साल। हमारे समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा कर सकते हो, एक दुर्भाग्य कर सकते हो कि हमारे पास है चाइल्ड मैरिज अभी भी होते हैं, है ना, जिस पर रोक लगाना पूरी थी। एक छोटी छोटी बच्ची जो है, इस छोटे से बच्चों को शादी कर दोगे, इन्हें शादी का मतलब नहीं पता है। तो बताओ, जब शादी का इन्हें मतलब नहीं पता, इन्हें शादी कर दिया गया, इन्हें कम एज में सेक्सुअल रिलेशंस बनाएंगे और जब इनकी खुद की बॉडी मैच होगी, अब सोचो एक 14 साल 15 साल के बच्चे को शादी करोगे, उस बच्चों के बॉडी में जो बच्चे बन रहे हैं वो बच्चे ने पैरासाइट की तरह होता है। पैरासाइट तो आप समझते हैं कि जिसके बॉडी में गया सब चूस के खा लेता हूं। ये बच्चे जो तैयार हो रहे हैं ना, मदर बॉडी के अंदर बच्चे पैरासाइट का रूप होता है और पैरासाइट का रूप होगा उसमें बताओ वो सब क्या करेगा, मदर के बॉडी का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, फंगस, ये सब कुछ खींचेगा। वो मदर बॉडी कमजोर होगा ही नहीं होगा, वो मदर बॉडी बीमार होगा ही नहीं होगा। तो कम एज में अगर बच्चों की शादी कर देते हैं ना, वो बच्चे के लाइफ स्पेन घट जाता है। इसलिए हमें पूरे सबको मिल करके समाज को इस बातों का अवेयरनेस लाना है कि छोटी छोटी बच्चियों को शादी, छोटे छोटे बच्चों की शादी ना करें। देखो यहाँ पर एक हमारे पास पोस्टर है, इस पोस्टर में ये लिखा हुआ है स्टॉप चाइल्ड मैरिज। बच्चों की के ऊपर अत्याचार करना बंद करें, चाइल्ड मैरिज को बंद करें, है ना। इसके अलावा ये लिखा हुआ है एसजेपीएस की है पुकार, बंद करो बाल विवाह का अत्याचार। यहां लिखा हुआ है स्टॉप चाइल्ड मैरिज, ये लिखा है गर्ल्स नॉट ब्राइड, लड़की को लड़की रहने दो, हाँ, उसे दुल्हन मत बनाओ। जब एज आएगा, एक दुल्हन बनने की एज आएगा, उसमें उन्हें करें, इतना कम एज में दुल्हन न बने। बाल विवाह है अभिशाप, हाँ ना। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का जो पोस्टर देख रहे हो, इसके अनुसार से मैसेज आनी चाहिए और ये मैसेज लोगों तक जानी चाहिए जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हम लोग क्या करें, एक मुहिम चलाएं जिससे क्या हो, हमारा देश अवेयर हो। सिर्फ सरकार का काम नहीं है, लोगों का काम है, आसपास की चीजों का काम है। 3 लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। एक टीचर, वो लोगों को अवेयर करे, हाँ ना, समझाए। जिस क्लास में पढ़ा रहे हो उस क्लास में ये सब चीजों का नॉलेज, एक बिहेवियरल नॉलेज है। दूसरा पेरेंट्स, उनको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बच्चे को एक मौका दिया जाए करियर बनाने का, हाँ ना, जिससे शादी, ये छोटे छोटे बच्चों की शादी ना हो। एक उसके फ्रेंड्स, ये सब मोटिवेट करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, जिससे काम से क्या हो सकता है, रोक सकता है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में एक और बहुत बड़ा चीज मानी है कि जो हमारा स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, जहां पर एजुकेशन मिल रही है, तो वहां पर सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। आज हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो क्या है, सेक्स एजुकेशन।
छोटे छोटे बच्चों को जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, इन सारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, क्योंकि 10-12 साल से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगता, उस समय प्यूबर्टी का एज से जब आते हैं तो बहुत चेंजिंग से गुजरता है। उस प्यूबर्टी के एज में इतना ज़्यादा चेंजिंग होती है, वहाँ पर अपने बॉडी को स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर जो लोग अपने बॉडी को वहाँ पर स्टेबलाइज करेंगे वो हेल्दी रह पाएंगे। इसलिए मुझे क्या होगा, इस बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाना चाहिए। जैसे हम एक शो देखे थे, गुड टच बैड टच। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा था कि आपको कोई किस तरीके से टच कर रहा है, आपका टच करने का मकसद क्या है। तो इससे क्या होगा, बच्चों में जागरूकता आएगा कि कौन मेरे साथ गलत नजर से टच कर रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है। इससे बच्चों में सेक्सुअल क्राइम से अवेयरनेस आ जाएगी। जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं हमारे समाज में, है ना, उस चीजों से अवेयरनेस आ जाएगा। कहा इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, स्कूलों में हमें अवेयरनेस करनी चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, खास करके उन कपल्स को जो मैरिजेबल एज है, जिनको चाइल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी आ चुकी है, उन्हें बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बताने पड़ेंगे। क्योंकि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करके चलनी, तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन उनको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या देना पड़ेगा? बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। देखते जाना, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, और अपने लाइफ की टॉपिक है, सीखना है, बहुत से चीजें इसके अंदर मिलेगी आपको, है ना। हर चीजों को धीरे धीरे ग्रास्प करते रहना, यूज करना है, आसपास के लोगों को समझाना है। नीट भी सही होगा, समाज भी सही होगा अगर हम लोग सेक्स एजुकेशन पढ़ते हैं, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं, अपने हेल्थ को सही कर पाएंगे। तो बच्चों क्या करोगे, एकदम गौर से सही तरीके से इसको पढ़ते रहना है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ सर, हम कुछ चीजें समझ रहे हैं और इस चीजों को अपने जीवन में लेकर जाएंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हमें भी क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हम जो करें बच्चों पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। एजुकेटिंग फर्टाइल कपल, उन कपल्स को बताने पड़ेंगे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में कि भाई आप अभी शादी की हो, थोड़ा एंजॉय करो शादी का, हाँ ना, इतना जल्दी क्या बच्चे पैदा करने का। अगर मान लिया जाए कि आप बच्चे पैदा करेंगे तो दूसरे बच्चों में थोड़ा सा गैप करो, हाँ ना, दूसरे बच्चों में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, गैप हो जानी चाहिए। तो अगर दूसरे बच्चों में थोड़ा गैप करो तो एक बर्थ कंट्रोल ऑप्शन उनके पास रहेगा। तब तो अब जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो कहेंगे क्या हम शादी किए थे, हस्बैंड वाइफ दो देंगे, नहीं, मेरे पास बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू क्या कर सकता है, फर्टिलिटी को कम कर सकते हो। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो, उनकी बॉडी के अंदर हाई न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उनको रिस्पेशन की जरूरत है, उनको रेस्ट की जरूरत है। ये सब उस समय एक फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनको केयर करने की आवश्यकता है। इसके बाद है पोस्ट नेटल केयर, जो बच्चे जन्म ले रहे, जन्म लेने के बाद उस बच्चों को केयर करना। नेटम जब भी बढ़ा ना तो बच्चों के अंदर बड़ा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और आज के फैशन के दौर में आज की जो गर्ल्स होती है, जो मैरिज हुआ, नए नए बच्चे आए, उसको पाने के लिए किसी और को रख लिया, नैनी कहते हैं, दाई माँ कहते हैं, वो पाल रही होती है। अब वो क्या कर रही होती है, वो बच्चों को गाय का दूध दे रही होती है, डब्बे वाला दूध दे रही होती है, उससे बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा नहीं होगा। इसमें उस फीमेल को समझाना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट मिल्क जब आता है, जो मदर की मिल्क होती है, उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होता है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होता है, जो बच्चों के मिलता है, और बच्चे आसपास के पैथोजन से लड़ने की क्षमता में आता है, इम्यूनिटी में आता है। तो इसका इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा। आज के फैशन के दौर में लोग अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीड के बारे में लोगों को अवेयर करना होगा, है ना, उसके इंपॉर्टेंस को बताने होंगे कि बच्चे मदर का मिल्क कितना आवश्यकता है बच्चों को। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताने हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे अगर किसी अभी बता रहे थे कि किसी बच्चों में, बच्ची में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो पहली बार में वो डर जाती है, किसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसे अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड किसी भी तरीके का समस्या हो तो उसको लेकर के अवेयर होना चाहिए, है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये नेचुरल प्रोसेस है ना, नेचुरल प्रोसेस है, या फिर आपको इन्फेक्शन हुए हैं, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड से बात होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बात होनी चाहिए। एडोलेसेंस, देखो एक आदमी को 3 एज में बहुत केयर करना पड़ता है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लिया, बहुत केयरिंग की जरूरत है उसको। दूसरा, जब बच्चा एडोलेसेंस एज में आता है, जब वो एक नए दौर से गुजर रहा होता है, एक छोटा बच्चा एक फादर बनने की कैपेसिटी को मार रहा होता है, एक छोटी बच्ची जिसमें मदर बनने की कैपेसिटी को मार रहा होता है, उस समय उसके बॉडी में अवेयरनेस
बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अपने आप को केयरिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उनके बॉडी में कोई ऐसा डिफेक्ट ना आ जाए जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट हो जाए, इनफर्टिलिटी आ जाए, तो उस समय भी बच्चों को बहुत ज़्यादा केयरिंग होना पड़ता है। इसके अलावा जब एक समय आता है जब सेंसेज फेज में चल रहे होते हैं, बुढ़ापे का एज आ रहा होता है, उस समय केयर करने की जरूरत होती है। तो हमारे लाइफ में 3-4 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर बहुत ही केयरिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए एडोलेसेंस एज भी उसी में आता है जिसमें केयरिंग करना है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, जब भी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो, तो जब सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो तो वैसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी तरीके का एसटीडी ना फैले, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ना हो, और अगर हम अभी बच्चे नहीं चाहे तो फर्टिलाइजेशन भी ना हो। इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। दूसरे कि अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाने हैं, क्या पता वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना के उनके थ्रू किसी इन्फेक्टियस पार्ट उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो, और जब उसके थ्रू हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाएंगे तो चांसेस है कि हमें भी वो इन्फेक्टियस डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय हमें हाइजीनिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। एसटीडी से प्रॉब्लम इसे समझ के रहना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हमने पीछे बताया है। दूसरी है स्टैट्यूटरी बैन ऑफ फ्रीडम सेक्स डिटरमिनेशन मेथड्स। देखो हमारे देश का एक ये भी समस्या है, हमारे देश में प्रमोट की समस्याएं चलती है कि अगर कोई फीमेल में एक बच्चे डेवलप हो रहे हैं, उस बच्चे को वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा जो बन रहा है वो मेल है फीमेल है। तरीका कई है। एक तो तरीका यह है कि यूटेरस में जब बच्चा बनता है तो उसमें कुछ फूड तैयार होते हैं, एमनियोटिक फूड होता है जिसमें सेम रहता है, उस सेम को निकाल करके उसमें एक्स और XY क्रोमोसोम का जो टेक्निक होता है उसको पढ़ लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जो है मेल है या फीमेल है। एक कुछ बच्चा जब तैयार हुआ उसमें सेक्स ऑर्गन तैयार हुए, तो सेक्स ऑर्गन को देख करके कि मेल बच्चा है या फीमेल बच्चा है, उसको देख करके क्या होगा, सेक्स डिटरमाइन करते हैं। और सेक्स डिटरमिनेशन जब होती है तो हमारे यहाँ फीमेल फिटिसाइड्स काफी ज्यादा होते हैं, फीमेल बच्चों को मार दिया जाता है, जो एक कलंक है हमारे समाज का। हाँ क्या है, हमारे समाज में एक कलंक है कि फीमेल बच्चों को क्या किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। जो लोग ऐसे करते हैं, जो फीमेल ऐसा करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए हम भी किसी फीमेल से जन्म लिए हैं, आप भी किसी फीमेल से जन्म लिए हो और फीमेल के प्रति ऐसे सोच रखते हो, है ना, ये तो गंदी सोच है। ये करवाते हैं एमनियोसेंटेसिस, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग डिटरमाइन सेक्स। या तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकालना, यूटेरस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, उस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना और उसके द्वारा सेक्स डिटरमाइन करना। दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड मेथड, अल्ट्रासाउंड करके सेक्स ऑर्गन को पता करते हैं कि बच्चा जो बन रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो ये सब एक क्या होगा, इसके ऊपर बैन है हमारे यहाँ कि कोई भी सेक्स डिटरमिनेशन नहीं करवा सकता। इसके अलावा रिसर्च ऑफ न्यूअर बेटर और इजियर टू यूज फैमिली प्लानिंग मेथड्स। और आज हमें एक अच्छा तरीका, आसान सा तरीका जो हमें यूज हो सकते हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं एक फैमिली प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए, आरसीएच को सक्सेस करने के लिए। इस प्लानिंग मेथड में एक बेहतर एग्जाम्पल है जो इंडिया ने किया, एक मेडिसिन बनाया जिसका नाम है सहीमी। क्या नाम है, सहीमी। और ये सहीमी एक ऐसी दवाई है जो किसी और दूसरे कंट्री ने नहीं बना पाया, नॉन हार्मोनल से, नॉन स्टेरॉइडल। ये क्वेश्चन आएगा नीट में, है ना, नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल, मतलब इस बात को पक्का कर लो कि क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, है ना। नॉन हार्मोनल है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, जो इंडिया में बनाया गया। और वो कहां बनाया गया, वो बनाया गया CDRI लखनऊ में, सेंट्रम ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है सेंट्रम ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कॉन्ट्रा मतलब होता है अगेंस्ट, सेप्टिव जो है कंसेप्शन, प्रेगनेंसी को ऑब्जर्व नहीं से। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड होता है जिसके द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, रिप्रोडक्शन को रोका जा सकता है, फर्टिलाइजेशन को कम किया जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकल शॉप्स होने चाहिए जगह जगह पे, जहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड दवाइयाँ, उससे रिलेटेड क्या कि जो भी कॉन्डोम हो, फेविडोम्स हो, है ना, रिलेटिव जो भी सामान है वो मिलना चाहिए। हेल्थ सेंटर होना चाहिए
जगह जगह पे, ताकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो उसको देखा जा सके। इसके अलावा मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, ये सरकार के द्वारा फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव का जो भी पार्ट है, जो भी दवाइयां हैं, जो भी डिवाइसेस है, उसको लोगों को फ्री दिया जाए। और सरकार ऐसा करती है क्योंकि निरोध कंपनी का जो कॉन्डोम्स होते हैं, सरकार उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, सरकार उसे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप यहाँ पे एक दवाई का नाम लिखें, है ना, जिसका नाम, जिसमें क्या है, सेंटप्रोमाइन टैबलेट्स आईपी। ये जो दवाइयाँ है वो दवाई 8 टैबलेट इसमें होता है। तो ये दवाई क्या होता है, सरकार फ्री सप्लाई करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो फ्री सप्लाई नॉट फॉर सेल, है ना। सरकार इसे क्या करती है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसी क्या कई चीजें हैं जहाँ पे क्या होते हैं, सरकारें इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या आरसीएस प्रोग्राम के रिलेटेड बहुत से फैसिलिटी जो है वो फ्री में देती है। अगर हम यहाँ से देखें आगे, तो यहाँ एक देखोगे, एक क्वेश्चन टाइम्स, बीच में जो क्वेश्चन आते रहेंगे, बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे, इसमें आप शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो बेहतर क्वेश्चन होगा, नीट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और ये पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, है ना। इसमें आप यहाँ से जुड़े रहिएगा। यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, सेहेनी इज द फर्स्ट, अभी पढ़ाए थे, क्या हार्मोनियम है? नो सर। नॉन हार्मोनियम कॉन्ट्रासेप्टिव, यस सर। ओरल मतलब होता है दवाई को में लेना। तो सेहेनी एक दवाई बनाई गई थी, जो हम क्या कहते हैं कि बिना हार्मोन्स का होता है, इसे लेते हैं। इम्प्लांट हम आगे पढ़ेंगे, स्किन के नीचे लगा दिया जाता है इससे। तो हमारी आंसर बी होगी, है ना, देख लीजिए आंसर बी है। चलिए अगला टॉपिक साथी जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम अभी पढ़ ही रहे थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर देखिए आगे क्या आता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किसको कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक पार्ट मेरा खत्म होता है, जो था आरसीएस प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, जो सरकार ने लेकर के आया, लोगों को अवेयर करवाया, उसी में से एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने आज तक ये सब सुने थे ना, कि सर बुखार लग गया, हेल्थ खराब हो गया, ये सब से हट करके एक और हेल्थ है जो कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब के बारे में पढ़ना होगा, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है फिजिकल मतलब यहाँ पर जो वर्ड है वो सेक्सुअल ऑर्गन लेकर के, कि मेल का सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन सब फिट होना चाहिए, सब अच्छे से काम करना चाहिए। इमोशनल कहा जाता है कि मदर की जैसी इमोशन होती है ना, उसके बच्चों में वैसे ही इमोशंस देखो होते हैं। इसमें हमारे समाज, हमारी मदर्स, हमारे जो पेरेंट्स है, अगर एक जब तक उसमें इमोशंस नहीं होगा तब तक वो हेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशंस रहेगा तभी वो बच्चों को अपने बॉडी में पालेंगे, बच्चों के प्रति इमोशनल होंगे, उसको केयर करेंगे। साथ में अगर समाज में किसी बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो उसको देख करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो एक इमोशनल होनी चाहिए, है ना, इमोशनल। बिहेवियरल, एक बिहेवियर में कि किसी के फीमेल के साथ गलत कमेंट ना करें। जैसे होता है ना, कई बच्चों को तुमने देखा होगा, तुम्हारी फ्रेंड हो, कई होता होगा जो चाहते हो एक रोड पे एग्जाम से डालो, उसके कमेंट कर दिया। कुछ संस्कार बताते हैं उसे घर की क्या संस्कार है। एक बिहेवियरल फिट होना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशन में किसी भी तरीके का सेक्सुअल क्राइम के रूप में ना हो, है ना। अगर क्राइम होते देखे तो बर्दाश्त न करे उसे। तो इस तरीके से बिहेवियरल फिट होनी चाहिए। सोशल बीइंग होना चाहिए। सोशल बीइंग कहने का मतलब है एक समाज, हम एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी में सबको मिलकर के चलना होगा। सब लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, जुड़ करेंगे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इस सारी चीजों जो है रिप्रोडक्शन के तरीके से अगर फिट बैठती है तो उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको कहते हैं जहाँ पर फिजिकल वेलबीइंग होते हैं, जहाँ पर सोशल वेलबीइंग होता है, जहाँ पर क्या होते हैं कि इमोशनली होता है, बिहेवियरल फिट होता है, उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। आप इसे देख लीजिए, ये क्या है, ये जो कपल्स है, हाँ अभी इस समझ कि ये नए मैरिज के, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो कपल्स है, ये दोनों कपल्स इस डॉक्टर से पूछ रहे हैं किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, कि क्या ऐसा यूज किया जाए जिससे क्या हो कि हम एक बच्चों से दूसरे बच्चों के बीच में गैप हो जाए, हमें किसी भी तरीके का क्या हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो,
तो हमें मेडिकल काउंसलर से, मेडिकल काउंसलर उन्हें कहा जाता है जो मेडिकल की नॉलेज रखते हैं, नर्स हो, डॉक्टर हो, एक्सपर्ट कोई होता है मेडिकल क्षेत्र का, वो सब अगर से उनसे जानकारी लेती रहनी चाहिए। उससे लगातार रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का अगर फिजिकल ऑर्गन से, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आती है तो उस समस्याओं के अवेयर होना चाहिए। और ये अगर कभी भी प्रॉब्लम आता तो आप जाकर क्या कर सकते हो, इस डॉक्टर से मिल सकते हैं, हाँ ना। चलो, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, अभी हमने बताया था कॉन्ट्रा मतलब होता अगेंस्ट, सेप्शन मतलब जो सेप्टिव वर्ड आया, कॉन्ट्रासेप्शन में सेप्शन जो वर्ड आया, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्म, एक स्पर्म्स को ओवम से फर्टिलाइज होने के अगेंस्ट वर्क करना। क्योंकि अगर फर्टिलाइज होगा, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो चाइल्ड फॉर्म हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। बर्थ कंट्रोल करना, अभी हम जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब बर्थ कंट्रोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब बर्थ कंट्रोल के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट देखना होगा कि क्या काम किया जाए। एक ऐसा मेथड या एक ऐसा सिस्टम जो क्या करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करे बट उसमें प्रेगनेंसी ना हो, सेक्सुअल रिलेशन तो बनाए। ऐसा नहीं कि बर्थ कंट्रोल करना है भाई, हस्बैंड वाइफ को हमारे मत कर दो, शादी किए अलग अलग जगह रहेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, जिससे कारण से क्या होगे, बच्चे का बर्थ नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेक्सुअल रिलेशन भी बनाया जाए और प्रेगनेंसी ना हो, तब तो कहेंगे ना बर्थ कंट्रोल, हाँ ना, तब तो उससे कॉन्ट्रासेप्टिव कहेंगे, बनेगा। बर्थ कंट्रोल करने प्रेगनेंसी नहीं करनी। कहता है द मेथड इज कॉल्ड टेम्पररी इफ द इफेक्ट ऑफ द मेथड लास्ट टिल टू द टाइम कपल यूजिंग द मेथड एंड फर्टिलिटी रिज्यूम्स इमीडिएटली आफ्टर या विदिन फ्यू मंथ ऑफ इट्स डिसकंटिन्यूअस। क्या कहता है, ये मेथड जो होता है वो टेम्पररी इफेक्ट होते हैं, कुछ समय के लिए, जिसमें परमानेंट भी देखने को मिल सकता है। इस मेथड के अनुसार से कपल्स जो होते कुछ देर यूज कर सकते हैं और उससे फर्टिलिटी को रिज्यूम्स कर सकते हैं। अगर चाहे कि अभी बच्चे नहीं चाहिए तो बच्चे नहीं चाहिए तो कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल के लिए यूज करें, उसके बाद जब बच्चे की जरूरत होगा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करेंगे। नहीं यूज करेंगे क्या होगा, फिर से रिज्यूम्स हो जाएंगे, फिर से बच्चे जन्म हो जाएंगे, हाँ ना। तो ये कहता है कि हम ये कराते हैं किसके लिए, डिसकंटिन्यूअस, लगातार बेबी ना हो, हाँ, उसके कंटिन्यूअस के लिए क्या, डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टाइप का है, एक टेम्परेरी है, दूसरा परमानेंट मेथड है। एक टेम्परेरी मेथड और दूसरा क्या होगा, परमानेंट मेथड होगा। तो टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड दो टाइप का हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का होना चाहिए, क्या ऐसा चीज होना चाहिए जिससे लोग इसके तरफ अवेयर हो, इसके तरफ आए और खुद से खरीद के कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। जब लोगों को कंफर्ट होगा, आसान होगा, यूज करना आसान होगा, आसान से मिल जाता होगा कहीं पे, हाँ ना, कोई इन्फेक्शन ना होता, कोई डर ना होता होगा उससे, तब तो लोग यूज करेंगे, हाँ ना। तो लोगों तक पहुंचाना है आसान होगा, इसमें सबसे पहले यूजर फ्रेंडली हो ताकि आसान से यूज किया जा सके, प्राइवेसी का ध्यान रखा जा सके, हाँ ना, ऐसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसान से मिल जाता हो और इसके इफेक्टिव होने की चांसेस ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए फिर फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो हमें चांसेस होने चाहिए 99%, 99.9% चांसेस होने चाहिए कि ये फैमवर ना हो, सक्सेस हो जाए, तो वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। शुड नॉट इंटरफेयर द सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का क्या होगा, कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का क्या हो गया, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, अगले बार सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं बना रहे, हाँ ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इच्छा पे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, सेक्सुअल एक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर मान लो सेक्सुअल रिलेशन बना रहे तो उससे कहीं पर क्या हो गया, स्क्रैच आ गया, कहीं पर डैमेज हो रहा है, तो ये सब चीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल का जो कंडीशंस है कि कितने टाइम तक चलते हैं, है ना, उस सब पे कोई प्रभाव ना पड़े, रिवर्सिबल होनी चाहिए, इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। अगर ये सब करके देते हैं लोगों को तो लोग इसका यूज करना शुरू करेंगे, और जब यूज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर बर्थ कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉपुलेशन से हमारे पास क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो उस समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ ना। आगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या मेथड हैं, कुछ नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, अपनी सोच है। अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है तो वो नेचुरल मेथड रहेगा। कुछ बैरियर है, बैरियर मतलब रुकावट है,
स्पर्म और इसको मिलने से रोकता है। कुछ इम्प्लांट से इम्प्लांट जो कहाँ डाला जाता है, स्किन के नीचे कुछ हार्मोनल चीजों को डाल दी जाती है, सर्जिकल में ऑपरेशन करते हैं, ये परमानेंट हो जाता है। तो सर्जिकल मेथड है, कई ऐसे मेथड्स है जिसके द्वारा हम कहोगे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। हम एक एक करके एक्सप्लेन करें बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहला है नेचुरल मेथड्स। हमें कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या करना है, ये देखो क्या है, ओवम है, ये जो दिख रहा है ये है ओवम। सेकेंड व्यू साइड ये है स्पर्म, ये जा रहा इससे मिलने, ये करा तुम कहां, ये करा मैं यहां, है ना, तुम कहां मैं यहां, है ना। यहां पर से क्या हो रहा है, चल रहा है ये दोनों में, ये दोनों आपस में मिलना चाह रहा है। मिल करके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। हमें क्या करना, उसी को तो रोकना है, फर्टिलाइजेशन को तो रोकना है। हमने यहाँ पर लगा दिया एक बैरियर, भाई नहीं जाओगे, हमने स्पर्म को रोका, नहीं जाओगे, नहीं मिलना है ना, ओवम से नहीं मिलना, बाय बाय कर दो। वो कह रहा खोज रहा है ओवम को, ओवम का ये करा तुम कहां, ये करा मैं यहां, बट बीच में क्या रखा हुआ, बैरियर, नहीं जाना, रोकना है, बर्थ कंट्रोल करने, इसको समझाना पड़ेगा क्या करना है, बर्थ कंट्रोल करने, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जब बर्थ कंट्रोल करने होंगे तो इससे क्या करना है, नेचुरल मेथड में अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये दोनों को मिलने से रोकना है ना। नो नीड ऑफ केमिकल फिजिकल इक्विपमेंट, और नेचुरल मेथड में किसी भी तरीके का कोई दवाई, कोई डिवाइस, कोई मटेरियल यूज नहीं करनी है ना। अपनी सोच कैसे रोक सकते हो, बिना दवाई का, बिना डिवाइस का क्या करो कि शादी के सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, आप अंदर नहीं कर सकते, है ना। तो कैसे सर क्या कर सकते हैं, तो देखो हम कुछ टेक्निक बताते हैं। पहला टेक्निक है नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टिसेंस। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस क्या होता है, हम एक एक करके बताएंगे। क्वार्टस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एंडोरोगिया, ये तीन मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, क्वार्टस इंटरप्ट्स और लैक्टेशनल एंडोरोगिया, जिसमें हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं पीरियोडिक एब्स्टिसेंस के बारे में। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस क्या होता है, ये ध्यान देना, ये क्या होता है, फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, ये दोनों सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, बैठ करके एक जो शादी हुआ भी जिस कपल्स का, वो कपल्स बैठ करके प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे बच्चे कब चाहिए, क्या शादी की लाइफ को एंजॉय करें या फिर तुरंत बच्चे करने और उसके बाद उसको केयर करने लग जाए, पारिवारिक जीवन में आ जाए, है ना। तो इससे बेहतर है कि सब मैरिज एवं एज को क्या करें, मैरिज एवं लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो, है ना। थोड़ा घूमो फिरो, अभी नए नए मैरिज हुए हैं, घूमो फिरो एंजॉय करो, तुरंत बच्चे होंगे, बिजी हो जाओगे, पारिवारिक जीवन में आ जाओगे तो क्या होगे कि जी नहीं पाओगे जीवन। तो थोड़ा सा क्या चाहिए, एंजॉय होनी चाहिए। दूसरा है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, बार बार यूज किए जा सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए, ज्यादा समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए सोचना है, थिंक करना है, कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या सोचना है, सुना। पीरियड ऑफ सेंस में क्या होता है, फीमेल को ज्यादा ध्यान देना होता है, हमें मेल को भी ध्यान देना होगा, बट फीमेल को थोड़ा ध्यान देना होता है ज्यादा। इसमें क्या होता है कि हमें पता है रिप्रोडक्शन में जब मेस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं तो रिप्रोडक्शन का मेस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल होती है वहां पर मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है, एमसी जिसको कहते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का चलता है, 1 से लेकर के 28 दिनों तक चलता है। मेस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का चलता है, उसमें 14वें दिन जो होता है ना, 14वें दिन जो होता है वहां ओव्यूलेशन होता है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट जो फैलोपियन ट्यूब में जाती है, ओवम से मतलब ओवरी से रप्चर होता है, ग्राफियन फ्लोएम टूटता है, सेकेंडरी ओसाइट उससे बाहर आता है और सेकेंडरी ओसाइट चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर के वो ओवम का रूप लेता है, मैच्योर होता है, वहां ओवम का रूप लेता है। ओवम का लाइफ स्पैन एक ही दिन का है, एक दिन बचेगा, तो 14वें दिन से 15वें दिन एक दिन का लाइफ स्पैन इसका। अब एक दिन का लाइफ स्पैन है और स्पर्म का लाइफ स्पैन 3 दिन का है। तो मेल को भी ये बात याद रखना चाहिए, फीमेल का जो मेस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है वो मेल को भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले मंथ किस दिन मेस्ट्रुअल साइकिल बंद हुए थे, फिर अभी मंथ कितने दिन हुए हैं, उसके बाद वो 3 दिन के अंदर, क्योंकि स्पर्म का क्या है 3 दिन लाइफ, तो इसके 3 दिन पहले से, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब 10वें दिन से लेकर के 3 दिन बाद तक, तो 17वें दिन तक, ये 10वें से 17वें दिन के बीच में फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि इसके बीच में
चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन का। अगर सोचो कि जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया 3 दिन स्पर्म जिंदा रहेगा, 11, 12, 13 दिन जिंदा रहेगा, 13 या मानो 11 से नहीं करेंगे 14 तक जिंदा रहेगा। 14 को ओवम बाहर आ गया, तुम कहा मैं यहाँ मिल गया, हाँ ना, दोनों मिल गया फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, हो ना होगा। तो अगर चाहते हैं ऐसा तो मेन को भी क्या होना चाहिए, इस दिन से इस दिन के बीच में सेक्स कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, है ना। अब किसी फीमेल में 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है, तो इसके बीच में क्या कहता है, अवॉइड क्वाइटस। क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स 10 से 17 दिन, मेस्टोसाइकिल का 10 में से 17वें दिन तक क्या होना चाहिए, फीमेल को एक कैलेंडर रखना चाहिए। इसी तरीके से होना चाहिए किस दिन मेस्टोसाइकिल स्टार्ट हुआ, 10वें दिन जैसे आता है ना, उस दिन से क्या होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बंद। कब तक, 17वें दिन तक, उसके बाद कर दो, है ना। क्या होगा कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ से क्या हो सकते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होगी, बर्थ कंट्रोल आता है। और सबसे बेस्ट मेथड है थिंकिंग है, सोचना है, कुछ ज्यादा इसमें इक्विपमेंट नहीं है, दवाइयां नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोच है, और सोच के थ्रू हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकता है, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। पीरियोडिक एफिशिएंसी जो रिदम मेथड है, इसकी एफिशिएंसी है 80 से 87%। कई बार ऐसे होते हैं कि मिस्टेक होते हैं कि प्री इजैकुलेटरी स्पर्म, है ना, जो अगर पहले वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसका कुछ स्पर्म्स जो होता है वो पेनिस में रह जाते हैं, तो लगता है कि शायद अब क्या करेंगे, अभी सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, स्पर्म्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ऐसे समस्या आती है थोड़ा सा। तो कहता है एफिशिएंसी एक्चुअल टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फीमेल में क्या होता है, कहा जाता है बायोलॉजिकल हम लोग पढ़ते हैं 14 दिन का, किसी में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, तो हम 14 दिन का कैलेंडर मेंटेन करके चल रहे थे, 1-2 दिन आगे पीछे हो गया, इसके कारण से कई बार फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। लेकिन 80 से 87% चांसेस होती है कि ऐसे सोच में फर्टिलाइजेशन नहीं ही होगा, है ना। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि जब प्रेडिक्ट नहीं कर पाते ओव्यूलेशन का, तो वहां पर शायद क्या हो जाते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस बनते हैं। चलिए, ये था पीरियोडिक एफिशिएंसी। दोस्तों, क्वाइटस इंटरप्ट्स, क्वाइटस इंटरप्ट्स का होता है विड्रॉल मेथड का होता है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए होता है, ये भी रिवर्सिबल, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले तब के लिए। तो यहाँ पर से क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम में क्या होते हैं कि इसकी एब्सेंस, जैसे इस सिम्टम में क्या होता है कि अगर मान लो कोई पेनिस सेक्सुअल रिलेशन कर रहा हो, अब पेनिस मतलब कोई मेन सेक्सुअल रिलेशन बना रहा हो, उस समय जब स्पर्म्स इजेक्ट होने वाला हो तो बॉडी में एक अर्ज आती है, मैसेज ब्रेन को पता चलता है कि अब सीमेन रिलीज होगा। उस समय क्या करना चाहिए, मेन के पेनिस को वैजिना से बाहर निकालना चाहिए। इसलिए बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्ट भी कर सकते हैं, विड्रॉल मेथड भी कर सकते हैं। विड्रॉल को बाहर निकालना, तो वैजिना से क्या करना है, इससे बाहर निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, क्वाइटस इंटरप्ट कर दो या विड्रॉल कर दो। इंटरप्ट मतलब जब सेक्सुअल रिलेशन बनाने बीच में खत्म करो, वह अवस्था निकालने वाला है ना। अब यहाँ से पेनिस को बाहर निकालने तो रहेगा ऐसे विड्रॉल मेथड से, जहां से पेनिस को बाहर निकालना विड्रॉल मेथड, है ना। एफिशिएंसी क्या है, 80 to 96% चांसेस है। इसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि सम स्पर्म्स एंटर वैजिना बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले स्पर्म्स कुछ क्या हो जाते हैं, वैजिना में इंटर कर जाते हैं। जब मेन का अर्ज आता है उससे पहले ही कुछ स्पर्म्स चले जाते हैं, तो वहां पे एक चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो वैसे कंडीशंस में एक हमारा क्या है, ड्रॉबैक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तीसरा होता है लैक्टेशनल एमनोरोगिया। लैक्टेशनल एमनोरोगिया क्या होता है कि यहाँ पर जब बच्चों पहला बच्चा जन्म हुआ, ब्रेस्ट फीड कराने लगे, तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, लैक्टेशनल चलता है, लैक्टेशनल पीरियड चलता है जो 6 मंथ का मिनिमम चलता है। तो इस 6 मंथ तक क्या होता है कि किसी भी तरीके का ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर भी क्या होगा, कोई भी किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लैक्टेशनल एमनोरोगिया मतलब अल्सेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब ओवम ही नहीं बन रहा तो मेस्ट्रोसाइकिल नहीं चलेंगे, मेस्ट्रोसाइकिल नहीं चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की कोई चांस नहीं बन रहा। और मेस्ट्रोसाइकिल से प्रोसेस कहाँ होता है, फीमेल में, तो फीमेल्स में ऑनली होगा, रिवर्सिबल होगा, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है। चलो, लैक्टेशनल एमनोरोगिया क्या होता है कि देखो ये बच्चा पेरा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो यहाँ पर से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और यहाँ से क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन को रोक लगा देता है। ये होता नहीं तब तक, जब तक बच्चा मेनटेन होते हैं तब तक क्या होता है, मेस्ट्रोसाइकिल नहीं चलते। मेस्ट्रोसाइकिल अगर नहीं चल रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की कोई चांसेस नहीं होगी, उसमें प्रेगनेंसी नहीं आ सकता, है ना।
इसकी एफिशिएंसी 98% है, क्योंकि चांस ही नहीं है। कह रहा है इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ फ्रॉम पार्चुरेशन, ये बच्चे के जन्म से 6 महीने तक ही कर सकते हैं। 6-7 महीने के बाद क्या होता है, अंगटेस्टन खत्म हो जाते हैं। अंगटेस्टन खत्म हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि ये चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन का। चलिए फिर से बीच में एक क्वेश्चन आए, जैकपॉट है, आप करें क्वेश्चन को, हाँ ना, क्या है? फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ द रिदम मेथड क्वार्टर्स शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम डे टू डे। कब से कब तक होगी? 10 से 17 दिन तक, 10वें दिन से 17वें दिन तक क्या किया जाएगा? क्वार्टर्स इंटरप्ट किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बीच बीच में आप लगे रहे, साथ साथ जुड़े रहे, यहाँ पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए। चलिए अगले मेथड आ जाइए, जिसमें बैरियर मेथड। बैरियर मतलब दीवार लगा दिए, है ना। क्या लगा दिए? स्पर्म और ओवम को मिलने के बीच में एक दीवार लगा दी। देखो ये दीवार है, ऊपर बेचारे स्पर्म से, नीचे ओवम है, ये मिलना चाह रहा है, बट इसके बीच में एक दीवार लगी हुई है। ये दीवार इसको रोक रही है, अवॉइड करे, भाई नहीं मिलने देंगे, है ना, नहीं मिलने देंगे। यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म और ओवम यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रिवेंट हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहे, क्योंकि ये दीवारें लगी हुई है। इसे कहते हैं बैरियर। अब ये दीवारें किसकी बनी होगी? दीवारें के रूप में कॉन्डोम्स आते हैं, डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप्स आता है, वर्म्स आते हैं। ऐसे कई डिवाइसेस हैं जो बैरियर मेथड के रूप में यूज किए जाते हैं। जिसमें फॉर बोथ मेन एंड फीमेल्स के लिए कॉन्डोम्स यूज किया जाता है, हाँ। रिवर्सिबल है, यूज करके फेंक सकते हैं, हाँ ना। शॉर्ट टर्म के लिए जब तक सेक्सुअल रिलेशन बनाना है तभी तक यूज करना है, लंबे समय के लिए नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। कॉन्डोम्स देखो इस टाइप के होते हैं, मेल कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम्स है। ये पतली सी एक रबर का बना होता है, लाटेक्स का एक पतली सी शीट होता है, जो मेल अपने पेनिस के ऊपर इसको लगाते हैं, फीमेल अपनी वाजिना में डाल लेते हैं। जिससे क्या होता है कि स्पर्म्स जो होते हैं इसके अंदर ही रह जाते हैं, और ये क्या हो जाता है? ओवम से नहीं मिल पाता। तो अगर ये पेनिस है, ये पेनिस मानो ऐसा है, इस पेनिस के ऊपर क्या कहते हैं? जैसे अगर मानो ये मानो ये पेनिस है, ये पेनिस, इस पेनिस के ऊपर क्या कर दिया गया? एक पतला सा कवर लगा दिया। इस टाइप का कवर लगा हुआ। और इस पेनिस से जो स्पर्म्स निकलेंगे, इस पेनिस से जो भी स्पर्म निकलेगा वो इसी के अंदर रह जाएगा, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय इसी में रह जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा सीमेन, और ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। अगर ये फीमेल वाजिना है, फीमेल वाजिना के अंदर, फीमेल वाजिना है, इस फीमेल वाजिना के अंदर कॉन्डोम लगा दिए, पेनिस इंटेक करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी सीमेन छोड़ेगा वो उसी में रह जाएगा। तो इसके द्वारा क्या होते हैं? कॉन्डोम या फेमिडोम का यूज करके क्या किया जा सकता है? फीमेल कॉन्डोम को फेमिडोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फीमेल कॉन्डोम को फेमिडोम के नाम से भी जानते हैं। तो फेमिडोम या फीमेल कॉन्डोम, इसका यूज करके क्या किया जा सकता है? फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। और ये जो बना होता है रबर का, लैटेक्स का एक कवर का, सिर्फ मतलब एक पतले से नहीं बना, ये क्या यूज किया जाता है? जस्ट बिफोर ड्यूरिंग क्वार्टर्स, जब सेक्सुअल रिलेशन बनाने वाले हो उस समय पर यूज करते थे। शॉर्ट टर्म के लिए फिर उसको क्या कर देता? फेंक दिया जाता है, यूजेबल नहीं होता है ना। तो डिस्पोजेबल होते हैं, इसको एक बार यूज करके क्या करने होते हैं? हटा देने होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक दीवार आ गया, कॉन्डोम्स में एक दीवार आ गया जो स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकेगा। तो कह रहा प्रिवेंट लीकेज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या करेगा? इस सीमेन को बाहर निकलने से क्या करेगा? रोकेगा, मतलब रोकने का दीवारें, और उसे ओवम से मिलने नहीं देगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे और यहाँ पर बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर से देखोगे मेल कॉन्डोम्स अनरोम होते हैं, तो ऐसा रोम होता है, ऐसा इसे यूज करने से पहले क्या कर दिया था? अनरोम कर दिया जाता है। ऐसे फीमेल कॉन्डोम से वो इस टाइप से मार्केट में आते हैं, यूज करते समय से क्या करता है? अनरोम करके लगाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है? कॉन्डोम का एडवांटेज क्या है? स्पर्म को रोक करके रखना। साथ में यही एक बैरियर मेथड है जिसके द्वारा एसटीडी को रोका जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं? एसटीडी को अवॉइड कर सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हैं। कोई दिक्कत है? कहता एडवांटेज ऑफ कॉन्डोम, कहता प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स, एड्स से बचा सकता है। इजी टू एक्सेस एंड डिस्पोज, इसको आसान से यूज भी कर सकते हैं और डिस्पोज भी कर सकते हैं, है ना। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, और कॉन्डोम खुद से लगाए जाते हैं, किसी मेडिकल एक्सपर्ट, नर्स, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, खुद से लगाते हैं, इसमें अपनी प्राइवेसी मेंटेन होती है
है ना, अपनी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अगला बैरियर मेथड्स में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉन्ट, कई टाइप्स का आते हैं। ये सभी फीमेल के नसीब आता है, वो कॉन्डम जो था मेल फीमेल दोनों के लिए था। ये सब सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, है ना, वॉर्म्स, ये सब सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए आता है। ये देखो, ये क्या है, डायफ्राम है, इसे वेजिना के अंदर नाम लेता है, रबर का बना होता है, मोड़ करके इसको लगाना, तो सब रीयूजेबल होता है, फिर से यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैप होता है ना, सर्विक्स होता है, यूटेरस में सर्विक्स होता है, वहां पर इसको लगा दिए जाते हैं। वर्म कैप होता है, ऐसे कई होते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, मेड फॉर रबर, ये रबर का बना होता है। होम्स स्पर्मिसाइड, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्मिसाइड्स डाल दिया जाता है कि जब स्पर्म्स जाते हैं तो ये मर जाता है। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स क्या हो सकता है, दीज आर अवेलेबल इन द फोम, फोम के रूप में आ सकता है, ए फॉर्म ऑफ, गलती कर लिया हमने, फोम कर लिया, फॉर्म है ना, फॉर्म, जिसमें क्रीम्स आ सकते हैं कुछ, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ से क्या आ सकता है, कुछ क्रीम्स आ सकता है, यहाँ से, है ना, क्रीम्स है, ये सब जेली आ सकता है ना, उसके अलावा फोम आ सकते हैं, झाग जैसा रहेगा, टैबलेट्स आ सकता है, जिसको ये सब भी यूज करके करने तो और बेहतर होगा। दीज आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद द बैरियर मेथड, ये सबका जो यूज किया जाता है बैरियर मेथड। जैसे ये कॉन्डम्स है, इसमें डाल दिए जाते हैं, वॉर्म्थ है इस टाइप का, इस वॉर्म्थ में डाल दिए जाते हैं, तो इसके कारण से क्या होता है, स्पर्म्स जो इंटर करता है जो उसके अंदर, वो मर जाता है, तो चांसेस बहुत बेहतर हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इससे क्या होता है कि एक तो बैरियर उसको रोक रहा था, और उसके ऊपर में तुमने क्या कर दिया, स्पर्मिसाइडल पार्ट डाल दिया, स्पर्मिसाइडल एजेंट डाल दिया, इससे स्पर्म्स मर जाएंगे उसके अंदर। दिस कंटेंट केमिकल व्हिच गिव द स्पर्म लाइक बोरिक एसिड, क्या रहता है, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, नोनोजाइमोनाइन, ये सब जो होता है वो क्या कहता है कि स्पर्म को मारने का काम करता है। ये फोम है, ये सब क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, जेम हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रीम्स हो गए, तो ये बर्थ कंट्रोल वुमेन ट्रस्ट क्या करता है, इनके स्पर्मिसाइडल क्रीम है ये भी, है ना, तो ये सब क्या है, यहाँ पे क्रीम से ये सब से क्या किया जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं, और बैरियर मेथड को भी और भी बेहतर बनाया जा सकता है ना। स्पर्मिसाइडल्स वर्सेस स्पर्म, अब ये देखो एक अखाड़ा है, वो WWE वाला देखा ना, स्पर्म यहाँ पर देखो पहुंचा हुआ है ना, स्पर्मिसाइडल इसके पास आएगा, मार क्या हो गया, यहाँ से ठिस मारा, स्पर्म बेचारा गिर गया, मर गया, है ना, स्पर्म एक बार में क्या हो गया, खत्म। तो जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम देखो यहाँ कैप होगा, यहाँ छिड़केगा, वो खत्म। तो बैरियर मेथड के साथ यूज करेंगे, बैरियर मेथड है, इसके अंदर क्रीम्स है, ये क्रीम खोमो, स्पर्म क्या हो गया, यहाँ पे मर गया। फिर से क्वेश्चन टाइम आ गया आपके लिए, हाँ ना, बेहतर है हम हर बार बीच बीच में क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो ये देखते रहिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंडोम, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड और ऑफ देवर, क्या लगता है आपको, हमें तो सब कुछ लग रहा है, क्योंकि यही एक बैरियर मेथड है, कंडोम से बैरियर मेथड है, जो क्या करता है, एसटीडी से बचाता है, प्रिवेंशन करता है कॉन्ट्रासेप्शन से, प्रेगनेंसी होने से रोक देता है, और सेल्फ इंसर्टेड इसको खुद से लगाते हैं, प्राइवेसी मेंटेन रहता है, इसलिए ये सारे पॉइंट सही है इसमें, है ना, ऑम ऑफ देवर। अब है दूसरा बैरियर मेथड में हमने क्या कहा, यहाँ से देखिए कॉन्डोम्स के बारे में, मेल फीमेल के बारे में देखे, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉम्ट, ये सब बारे में देखे। अभी हमने दो मेथड कर लिए, अगला मेथड्स मेरा पास है केमिकल मेथड, क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं। केमिकल मेथड में कुछ दवाइयां आती है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और अवॉइड इम्प्लांटेशन। क्या होता है कि इस दवाइयों के द्वारा हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, और साथ में जो फर्टिलाइजेशन के बाद यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होता है, उस इम्प्लांट को रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी ना हो, फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी को रोका जा सके, है ना, इसलिए यहाँ पर कुछ दवाइयों के बारे में बताया गया। आप देख रहे हो एक दवाई है जो 1 से 30 महीने तक दिया गया है, हर दिन एक पिल्स खाने के लिए दिया गया है ना, इस तरीके से दवाइयों का यूज कर सकते हैं। इस दवाइयों में क्या केमिकल यूज किए जाते हैं, तो ये दवाइयां हार्मोनल होती है। एक दवाई हमने पीछे पढ़ा चुके हैं, नॉन हार्मोनल होता था, वो होता था सहेनी। कौन होता था, सहेनी, जो CDRI लखनऊ ने बनाया था, इंडिया में बनाया गया था, है ना। ये कुछ दवाइयां जो अभी बनते हैं मार्केट में, उसमें क्या होते हैं, हार्मोनल होता है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सारे हार्मोनल दवाइयां होती है, जिसे एस्ट्रॉयडल हार्मोन भी कहा जाता है।
हाउ टू यूज, कहता हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आता है उसे दवाई के रूप में खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, स्किन के नीचे इम्प्लांट करवा रहे हैं, स्किन पैच लगा रहे हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पर लगता है बट्स के पास में लगता है, वेजाइनल रिंग्स बना के वेजाइना में डाल रहे हैं ताकि ये दवाइयाँ क्या करे, ये हार्मोन्स वहां पर पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा। क्या कह रहा है, हाउ टू यूज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में पहला है पिल्स, दवाई ओरल के रूप में आ रहे हैं, है ना। मांगाडी एक दवाई है जो स्त्रियों के लिए खाने की गोली है, ये गैर निरोधक लिखा है। व्हाट इज इट, कह रहा है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोस्टेरोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है या सिर्फ प्रोस्टेरोजन होते हैं। क्या दे आर यूज्ड बाय फीमेल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इसको कैसे यूज करते हैं, टैबलेट्स के रूप में कहते हैं, इसको पॉपुलरली कम पिल्स दवाई के रूप में कहा जाता है। There are many different formulation brands but are average packing designed to be taken over 28 days cycle। बहुत से ब्रांड की मार्केट में आ रही है, बहुत सी कंपनियां बेच रही है, लेकिन ये इस बेस पर रहता है कि 28 दिन का डोज एक में बनाता है। अभी हमने देखा था ऊपर दवाइयां, ये 28 दिन की बनी हुई है ना, 28 दिन की दवाइयां बनी हुई है, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, है ना। ये 28 डेज का एक साइकिल होता है, उसमें क्या होता है, इस तरीके की दवाइयां बनी रहती है। कहता हाउ डज इट वर्क, कहता फॉर द फर्स्ट 21 डेज ऑफ द साइकिल यूजर टेक डेली पिल्स दैट कंटेन हार्मोन्स, है ना। एक शुरुआत में फर्स्ट 21 दिन, पहले 21 दिन एक गोली डेली खाना, एक पिल्स डेली खाना, एक दवाई डेली खानी, है ना। उसके बाद क्या करना है, जो एक क्या क्या होगा, पिल्स दैट कंटेन हार्मोन्स, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। अंतिम 7 दिन जो है हार्मोन, कहता है क्या, द लास्ट 7 डे ऑफ द साइकिल आर हार्मोन फ्री डे। अंतिम 7 दिन में क्या होते हैं, हार्मोन्स नहीं रहते हैं। तो सम पैकेट ओनली कंटेन 21 पिल्स, कुछ में क्या होता है, देखो ये हार्मोन्स को रोकता है, तो कुछ हमें क्या करना है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा कर रखना है। एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा कर रखेंगे तो वहां पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। वैसे में कुछ कुछ पैकेट में किसी दवाई होता है कि अंतिम 7 दिन हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पर याद है। अगला है इंजेक्शन। इंजेक्शन में देखो डेप्रो प्रोवेरा, हाँ डेपो प्रोवेरा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। कहता है इंजेक्शन जो भी, अब वही दवाई है, उसी दवाई को एक इंजेक्शन रूप में दिया गया, उसका एग्जांपल है डेपो प्रोवेरा। याद रखना, डेपो प्रोवेरा एक इंजेक्शन से 1 से 3 मंथ, 3 महीने में एक बार लेना होता है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर दैट ऑफ द पिल्स एफिशिएंसी, इसका काम वही दवाइयों की तरह ही करता है, सिर्फ लेने का तरीका अलग है। वो दवाई के रूप में खाते थे और ये क्या करेंगे, इंजेक्शन के रूप में लेंगे। और इसका सक्सेस होने का रेशियो 94 से 99% है ना। आगे है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट क्या होता है बच्चों, इम्प्लांट में देखो क्या होता है, ये कुछ पिल्स रहती, मतलब कुछ क्रीम जैसा रहता है, कहता है मैचस्टिक साइज का कुछ प्लास्टिक का बना हुआ एक इनर्ट मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी से रिएक्शन नहीं करेगा। इनर्ट मटेरियल होता है कंटेनिंग ए फॉर्म ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड एटोनोजेस्टर। एटोनोजेस्टर नाम का एक कुछ बना हुआ प्लास्टिक के रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि ये डाले जाते हैं, क्या हार्मोन्स डाले जाते हैं, है ना। कहता नॉर प्लांट हैज 6 स्मॉल कैप्सूल कंटेन हार्मोन दीज आर इंसर्टेड अंडर स्किन ऑफ द लेफ्ट आर्म। जो हमारा लेफ्ट आर्म होता है फीमेल का, हमारा फीमेल का लेफ्ट आर्म जो होता है, इसके नीचे 6 मैचस्टिक के साइज का प्लास्टिक का डाल जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स भरे रहते हैं, है ना। ये क्या करता है काम, कैसे कहता, हाउ टू यूज, ये देखिए इस तरीके से कट लगाएगा, है ना। यहाँ पर क्या करेगा, इसको डालेगा, देखो यहाँ पर ये स्किन के नीचे 6 पार्ट डाले हुए हैं, ये वहां कहता है डॉक्टर और ट्रेंड नर्स ही इसको लगा सकते हैं। प्लास्टिक डॉट इम्प्लांट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है ऑफ द इनर आर्म ऑफ द एबव एम्बो। ये जो एम्बो है इसके नीचे वाला आर्म पर, यहाँ पे, है ना, ये वाला पार्ट में इसको इम्प्लांट करता है, सब डर्मा स्किन के नीचे इम्प्लांट करते हैं, स्नेस्ट अंडर डर्मा स्किन, है ना, इस टाइप से। एफिशिएंसी इसका भी 99% है क्योंकि हार्मोन कंट्रोल कर रहा है ये, है ना। ये देखो अगला है स्किन पैचेज। क्या पढ़ना आगे, स्किन पैचेज। स्किन पैचेज में देखिए ऐसा कुछ पैच आता है, चिपकाने देते हैं ना, कभी सर्दी खांसी होता है, आवाज भारी होता है, तो यहाँ पे एक पैच चिपका लेते हैं, उसी टाइप का ये पैच होता है। ये ट्रांसडर्मल पैच होता है। ट्रांसडर्मल होता है स्किन के ऊपर का पैच होता है, टू द स्किन कंटेन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन, इसके अंदर होता है, धीरे धीरे डिफ्यूजन से बॉडी के अंदर जाता रहता है ये हार्मोन्स, है ना। ये कहाँ कहाँ ला सकते हैं, करके स्किन पैचेज, एडहेसिव पैचेज, चिपकने वाला पैचेज होता है, वन ऑन अपर टॉर्सो एक्सक्लूडिंग ब्रेस्ट, है ना। यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर, ब्रेस्ट के थोड़ा सा ऊपर, ये अपर आर्म के आसपास यहाँ पर लगाया जाता है इसको। ये हो गया बेटा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये अपर आउटर आर्म जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे या एब्डोमिनल के पास लगाया जाएगा। ये क्या होता है, पैचेज चिपकाए जाते हैं। ये डिफिनेस आफ्टर 28 डेज, 28 दिन के बाद इसे हटा दिया जाता है। इसकी एफिशिएंसी 98
9% है। आगे है वेजाइनल रिंग्स। वेजाइनल रिंग्स ये होता है कहता स्मॉल मैक्सिमम सॉफ्ट सोमास्टिक रिंग होता है जिसके अंदर लगातार हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो जो भी दवाइयां हैं वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन से है और इस रिंग को क्या कहा जाता है, वेजिना में लगा दिया जाता है। तो हार्मोनल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉमन ड्रॉबैक क्या है, इसमें हार्मोन्स जब इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इसके कारण से पीरियड इरेगुलर हो जाता है, हमेशा हार्मोन चेंज होने से मूड चेंज हो जाते हैं, फीमेल डिप्रेशन में जाती है, वेट गेन हो जाता है, ब्रेस्ट का होता है हार्डनेस आ जाते हैं, वेजाइनल इरिटेशन का इन्फ्लेमेशन आता है, वेजिना में क्या होता है इचिंग होने लगता है, किसी तरह का इरिटेशन होने लगते हैं। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और हमने बार बार बोले हैं कि बैरियर मेथड ही है जो सिर्फ एसटीआई को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन को ये कंट्रोल नहीं कर सकता। नो सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल ड्राइव पे भी क्या करेगा, इफेक्ट डाल सकता है। माइग्रेन एंड नॉसिया, माथा दर्द, चक्कर, ये सब हो सकता है इस हार्मोन के कारण से हो जाएगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या हमने हार्मोन देखा, दूसरा क्या होगा नॉन हार्मोनल, जो हमने सहेली के बारे में पढ़े हैं, है ना, जो हमने किसके बारे में पढ़े हैं, सहेली के बारे में पढ़े हैं। सहेली याद रखोगे क्वेश्चन आता है क्योंकि इंडिया बनाया है। सहेली है नॉन स्टेरॉइडल है, हार्मोन्स के बारे हार्मोन नहीं है। वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पूरे वर्ल्ड में पहला और एक ही वो है जो नॉन हार्मोनल है स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे सीडीआई ने बनाया, इससे पीछे पड़ चुके हैं। ये एक वीक में एक दवाई लेनी होती है और इस साइड इफेक्ट इसका बहुत कम है। कॉन्ट्रासेप्टिव इट इज टेकन ट्वाइस वीकली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ एंड देन वंस अ डे। शुरुआत का 3 महीने जो होते हैं एक 2 महीने होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब 2 गंग लेना था और फिर उसके बाद 1 सप्ताह में 1 गंग लेनी होती है। तो देखो क्या करता है, इनिशियल 3 मंथ में टाइम बनाओ इसको कि मंडे को खाना है, थर्सडे को खाना है, तो 2 गंग खाना है। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या करना है, एक लेने इससे। तो शुरुआती जब दवाई लेना शुरू किए हैं तो शुरुआती का जो 3 महीने होगा उसमें क्या किया जाएगा, एक दवाइयां मिल जाएगी और उसके बाद का जो 3 महीने आएंगे, शुरुआती का 3 महीने 2 दवाइयां मिल जाएगी, उसके बाद का 3 महीने क्या होंगे, 3 महीने के बाद जो होगा वो एक दवाइयां लेनी होगी, है ना। इसमें एफिशिएंसी 99% है। इसका कुछ साइड इफेक्ट है, इसमें वेट गेन होने लगता है, चक्कर आते हैं, वोमिटिंग हो जाता है ना, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद चलिए हमारे पास स्पर्मिसाइड फॉर्मेशन, स्पर्म्स को मारने के लिए जो दवाइयां आती है, हाँ ना, कहता व्हाट इज इट, इसमें क्रीम हो सकता है, जेली, फोम, ये सब हमने पीछे पढ़ चुके थे, जो क्या किया सकता है, स्पर्म्स को मारने के लिए काम आ सकता है। कहता हाउ इट इज डन, कहता कंटेंट केमिकल व्हिच प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाई किलिंग द स्पर्म, इसमें स्पर्म्स को मार दिए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इसको रोका जा सकता है। बमाउकिंग सर्विक्स एंड इंटी टू द यूटेरस, है ना, इस सर्विक्स को बमाउक कर देते हैं, जैसे यूटेरस होता है उसके अंदर ओपनिंग होती है, सर्विक्स उसको बमाउक कर देता है, इससे स्पर्म इंटर ही नहीं कर सकता। स्विंग ऑफ द स्पर्म का मूवमेंट को स्लो कर देता है ना, जिसके कारण से क्या होता है, स्पर्म फर्टिलाइज करने लायक नहीं बनता। हाउ टू यूज, इसे कैसे यूज करेंगे, स्पर्मिसाइड क्रीम्स आर अप्लाइड डीप इन द वैजिना एंड सर्विस जस्ट 10 to 60 मिनट बिफोर सेक्स, सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस करने 1 घंटा पहले क्या करते, 1 घंटे के अंदर ही क्या करना होगा कि वैजिना के अंदर किसी चीज में लगाकर फोम के रूप में या फिर कुछ सर्वाइकल टैप पड़े थे, वर्म्स पड़े थे, उसमें लगा करके इसे वैजिना में रखा जाता है। नॉट टू बी वॉश्ड इमीडिएटली आफ्टर सेक्स, सेक्स के तुरंत बाद इसे धोना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ देर तक वो रहे, ताकि स्पर्म कुछ देर तक रहे अंदर तो मर जाए। मस्ट स्टे इनसाइड टिल 5 to 6 आवर आफ्टर सेक्स, है ना, इसके काम चाहिए बॉडी के अंदर 5 से 6 घंटे सेक्स के बाद रखना चाहिए। सो रीअप्लाई आफ्टर 3 से 4 आवर, इसके बाद दूसरा बार जब अप्लाई करना है 3 से 6 घंटे बाद करेंगे इसको। ड्रॉबैक क्या है, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कोई बचाव नहीं यहाँ पर होगा। इफेक्टिव फॉर ए लिमिटेड टाइम, कुछ ही समय के लिए कर सकते हैं, ओनली एंड शुड बी रीअप्लाइड आफ्टर 3 आवर, है ना, इसको फिर से 3 घंटे के बाद कर सकते हैं। वेजाइनल इरिटेशन इन्फेक्शंस होते हैं। चलें, हमने ये सारी चीजें पढ़े। अब है इंट्रायूटेराइन डिवाइस मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसे आईयूडीएस कहा जाता है, और ये आईयूडीएस के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आईयूडीएस में क्या आता है, स्मॉल बर्थ कंट्रोल डिवाइस, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं। उसमें क्या था, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, ये लंबे समय के लिए लगाया जाता है। अगर एक बार छोटे छोटे डिवाइसेस हैं यूटेरस के अंदर, सर्विस के अंदर, वाजिना में लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, लंबे समय तक प्रेगनेंसी चाहिए, दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए 2-3-4 सालों का, तो उसमें यूज किया जा सकता है। ये देखो टी शेप का, सॉरी, ये देखो टी शेप का है, इसमें 32 mm का होता है, 1.26 इंच लेंथ होता है।
या कॉपर 7 होते हैं, ऐसे कई पार्ट्स आते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ आयोडीज की बात करें तो टाइप्स ऑफ आयोडीज में सबसे पहले एक नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होता है, फिर एक कॉपर गामा होता है और फिर हार्मोन गामा होता है ना, तीन पार्ट्स आते हैं। तो इंटरप्टेराइन डिवाइस मेथड में क्या होता है, आयोडीज इंक्रीज फाइब्रोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को मारने का काम करता है विद इन द यूटेरस के अंदर, है ना। कॉपर इससे जो कॉपर आयन गामा होते हैं उससे कॉपर आयन रिलीज होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देता है एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म जब धीरे धीरे जाएगा तो वो क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा, और जब फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा तो वहां फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। कॉपर आयन मेक यूटेराइन एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हाँ, कॉपर आयन जो होता है एंडोमेट्रियम को भी अनफेवरेबल करता है ताकि उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सके। चलो, कहता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होता है इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल। हार्मोन भी जो होता है क्या करता है, इसको अनसुटेबल करता है इंडोमेट्रियम को, जिसके कारण से इम्प्लांटेशन नहीं हो सकते हैं। सर्विक्स को होस्टाइल करता है ताकि स्पर्म उससे अंदर इंटर न कर सके। आईओडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड फॉर अ स्पेस चिल्ड्रन। दो बच्चों के बीच में कोई फीमेल चाह रही है कि गैप हो जाए, डिले प्रेगनेंसी हो, तो उसके लिए होता है। It is one of the most widely accepted method of the contraceptive in India. इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला है वो क्या है, आयोडीज। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज एक होता है, हाँ। फिर यहाँ पर देखोगे नॉन मेडिकेटेड में क्या होगा कि निप्पस मुख ये क्या है, डबल एस शेप का होता है। देखो एक बार एस शेप यहाँ पर है, एक एस ऐसा हो गया, फिर दूसरा एस यहाँ से बन गया, डबल एस शेप में होता है, हाँ। मैक्सिमम प्लास्टिक का बना होता है, ओवरऑल ट्रेपेजॉइड शेप में होता है, ट्रेपेजियम के शेप में रहते हैं। कहता फॉरेन मटेरियल इंसर्टेड इनटू द यूटेरस प्रोवोक्स द इंक्रीज इन द इम्यून सेल्स इन द यूटेरस। जैसे ये मटेरियल को यूटेरस के अंदर डालते हैं, यूटेरस देखो हमारा बॉडी में क्या होता है, कोई भी चीजें बाहर से जाती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। तो जैसे कि एंटीबॉडी बनेगा तो सोचो उसका इम्यून सिस्टम यूटेरस का बढ़ जाएगा। अब अगर स्पर्म्स गया, इम्यून सिस्टम पहले से स्ट्रांग है, उसको क्या कर देगा, मार देगा, किलिंग कर देगा, फाइगोसाइटिस स्पर्म को मार दिए जाएंगे, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो को रोका जा सकता है ना। इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हो गया कि आयोडीज में नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की बात करें तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में क्या आता है, प्लास्टिक फ्रेम के ऊपर कॉपर रिलीज होता है। देखो ये प्लास्टिक फ्रेम है, इसके ऊपर कॉपर लपेट दिया है, ये प्लास्टिक फ्रेम है, इसमें कॉपर रिलीज, ये भी प्लास्टिक फ्रेम है, इसमें कॉपर रिलीज कर दिया। यहाँ कॉपर टी, कॉपर 7, मंकी मोड 375, ये सब जो होते हैं उसको क्या कहता है, यहाँ पर डाला जाता है। कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर टी होते हैं ये टी शेप का डिवाइस होता है। जो मेन फ्रेम ऑफ कॉपर टी इज मेड अप ऑफ पॉलीइथीलीन coated with barium sulfate to make it radio opaque so that its presence can be detected by X-ray, है ना। इसके अंदर क्या कहता है, एक प्लास्टिक का फ्रेम होते हैं, टी शेप का होता है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, पॉलीइथीलीन कोट किया जाता है, उसके ऊपर से बेरियम सल्फेट लगाते हैं ताकि ये क्या होता है कि जब इस पर कोई सनलाइट पड़ती है तो चमकने लगता है, ताकि हम अल्ट्रासाउंड करके एक्सरे करके हम पता कर सकते हैं कि कॉपर टी सही कंडीशन में है या नहीं है। यहाँ पर देखो कहता हाउ डज इट वर्क, कैसे यूज करते हैं। ये कॉपर आयन छोड़ता है, अभी तो बताया था कि कॉपर आयन छोड़ता है तो स्पर्म की मोटिलिटी कम जाती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम जाता है, स्पर्म को मार दिया जाता है और यहाँ पर इम्प्लांटेशन होने से रोक दिया जाता है। यहाँ से क्या होगा, ड्रॉबैक क्या होगा, एक्सपेंशन फ्रॉम द यूटेरस, यूटेरस में जाना गया है तो वहां से कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। परफोरेशन इनटू द यूटेरस व यूटेरस की दीवार में छेद कर सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेशन, ये वहां जो पेल्विक रीजन होता है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, क्लैंटिंग दर्द होगा और पीरियड काफी ज्यादा होंगे, हैवी पीरियड्स होंगे, है ना। तो इस तरीके से इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में एक मंगटेमोड 375 है, मंगटेमोड 375 जिसमें कॉपर 375 रहता है। इट हैज अबाउट 375 mm स्क्वायर ऑफ कॉपर वायर। 375 mm स्क्वायर कॉपर वायर जो होते हैं वो प्लास्टिक के रैप पे क्या कर दिए जाते हैं, रैप कर दिया जाता है। फ्लेक्सिबल आर्म्स, ये जो आर्म्स बनाए गए हैं इसका ये फ्लेक्सिबल आर्म्स होता है। मिनिमाइज एक्सपेंशन द मंगटेमोड 375 एंड टी कॉपर 380A और सिमिलर इन एक्सपेंशन परफॉर्मेंस। ये दो को जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, एक ही जैसे काम करता है जैसे कॉपर टी काम करता है उसी टाइप का ये भी है, क्योंकि ये भी कॉपर आयन रिलीज करेगा और यहाँ से क्या करेगा तुम्हें। अगला है हार्मोनियम, जिसमें हार्मोनियम आयोडीज में प्रोस्टासर्ट या NG20 याद रखना है सब नाम। कहता टी शेप पाइल्स ऑफ प्लास्टिक विद ए रिजर्वायर ऑफ कंटेनिंग द हार्मोन। ये टिप से, अब इसमें कॉपर नहीं लगाया,
इसमें हार्मोन भर दिया, इसमें क्या कर दिया, हार्मोन भर दिया। ये कॉपर टी है बट कॉपर नहीं लगाया, इसमें क्या कर दिया, हार्मोन भर दिया। अब इस हार्मोन को इंसर्ट कर देंगे यूटेरस के अंदर, जिसके कारण से यूटेरस क्या कर पाएगा, इम्प्लांट इसे नहीं करेगा। तो कहता है कि हार्मोन इन द रिजर्वेयर ऑफ कंटिन्यूअसली रिलीज इनटू द यूटेरस, यूटेरस के अंदर लगातार हार्मोन छोड़ते रहेंगे। ये हार्मोन का पूरा पाइप भरा हुआ है, हार्मोन पूरा भरा हुआ है और ये छोड़ते रहेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि रिलीज प्रोजेस्टेरोन नॉन इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोक देता है, डज नॉट इंक्रीज द सीरम लेवल ऑफ द हार्मोन लास्ट ओनली फॉर ईयर, एक ईयर इसका जो यूज किया जा सकता है, एक साल के लिए किया जा सकता है और ये लगभग 99% इफेक्टिव होता है। LNG-20 जो होता है वहां पर क्या होता है, नेवोनोजेस्ट्रम एक दवाई होती है जो प्रोजेस्टेरोन का एक सिंथेटिक हार्मोन बनाया गया, आर्टिफिशियल हार्मोन बनाया गया, उसके द्वारा क्या किया गया। और ये थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स होते हैं, जो सर्विक्स होता है वहां पर गाढ़ा म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण से स्पर्म अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, स्पर्म के एंट्री रुक जाते हैं। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, सेम मैकेनिज्म फॉर प्रोजेस्टेरोन ऑन लास्ट 5 इयर्स, ये 5 सालों तक इसका क्या सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी भी लगभग ग्रेटर देन 99% है। LNG-20 जो होता है कैसे यूज करोगे, एक डॉक्टर या एक ट्रेन नर्स जो होते हैं इस आईओडीएस को यूटेरस के अंदर फिट करते हैं। जो टी आर्म होता है सिट बिटवीन द फोर्म्स ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का जो फोर्म होता है वहां पर लगा दी जाती है इसको। हाँ, ये फिक्स कर दिया था हमने। ये LNG-20 ड्रॉवर सेम अदर आईओडीएस, जैसे अदर आईओडीएस का इफेक्ट होता है वैसा इसमें भी होता है कि वेट गेन करेगा, ओवेरियन सिस्ट बन जाएगा, सिस्ट में छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं उस गैप स्पेस बन जाते हैं, हार्डनेस आ जाती है। नेगेटिवली अफेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ब्रेन पे इफेक्ट करेगा, नौसिया, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन आ सकता है, सेक्सुअल ड्राइव पे फर्क पड़ सकता है ना। ये सब ऐसे बहुत से साइड इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव रिफर टू द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, अब लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उस समय इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिल जाते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो किसी के साथ रेप केस हुआ, अब वो फीमेल नहीं चाहती कि हम क्या करें, प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी कंसीव करें, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दे देंगे। या अगर कोई फीमेल अभी बच्चे नहीं चाहते थे, तो अगर अपनी मर्जी से सेक्स किए बट क्या हुआ कि वहां पर फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस बन रही है, वो भी नहीं चाहते कि वहां पे क्या हो कि फर्टिलाइजेशन हो, तो वैसे कंडीशंस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जो 72 आवर्स सेक्स करने के 72 आवर्स के अंदर ही उसे लेना होता है। इसे कहता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, सुबह से पहले, मतलब जागने से पहले सोने में, है ना। कहता है क्या, दिस कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप में या मिस्ड पिल्स हो गया, कोई दवाई नहीं ले पाए थे, नहीं खा पाए थे, याद नहीं रह पाता, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिए, है ना, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशंस में क्या लिया जा सकता है, ये लिया जा सकता है। द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इसके नाम से इसको जाना जाता है। आईपी ऐसा कई बचाव देखोगे अपने, अनवांटेड 72 देखेंगे आपने, ये सब क्या है, एक दवाई है जिसमें लेवोजेस्ट्रॉन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन, है ना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यहाँ पे देखो लेवोजेस्ट्रॉन हैज ए फ्यू इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट इसके आते हैं। डिले या प्रिवेंट ओव्यूलेशन, है ना, ये ओव्यूलेशन को क्या कहता है, डिले करता है या बचा देता है। थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल, सर्विक्स का पास जो होता है, यूटेरस की ओपनिंग होती है, वहां पर म्यूकस जमा करता है, जिसके कारण से स्पर्म एंटर नहीं कर पाते और इम्प्लांट से एम्ब्रियो को बचाया जा सकता है, मतलब एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने से बचा सकते हैं। पिल्स शुड बी टेकन विद इन 5 डेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसको क्या होता है, इंटरकोर्स करने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद 5 दिन के अंदर भी दवाई ले सकते हैं। मोर इफेक्टिव व्हेन टेकन अर्ली एज पॉसिबल, इफेक्टिव 3 डेज या 72 आवर्स, है ना, 3 दिन के अंदर या एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 72 घंटे के अंदर अगर इसको लेंगे तो वह ज्यादा इफेक्टिव होता है। बेस्ट यूज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स या रेप या अनप्रोटेक्टेड सेक्स होते हैं, वैसे सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। चलिए लास्ट मेथड है आपका सर्जिकल मेथड, है ना। हमें आशा है कि आपने इतना देर तक पेशेंस रख के सुने हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इस टॉपिक के अंदर। तो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में कहता है टर्मिनल मेथड, बर्थ कंट्रोल या प्रिवेंट और एनी मेथड। अब हम नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, एक बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, अब वो लोग 2, हम 2, हमारे 2 रूम फॉर्म हो गया। अब उसके बाद कोई अगर कपल्स ऐसा चाहते हैं कि बच्चे ना हो, तो उसके लिए परमानेंट मेथड कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड। इसमें 2 मेथड आती है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। इसमें वैसेक्टोमी जो होता है मेल्स के अंदर होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होता है। जिसमें हम पहला जो पढ़ने वाले हैं वो वैसेक्टोमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसेक्टोमी में क्या होता है,
कि इसमें सर्जिकल कर दिया जाता और वासा डिफरेंस को काट दिया जाता। वासा डिफरेंस याद होगा, टेस्टिस से स्पर्म ले जाता था कहां पे, सेमेनम वेस्कम के पास में। अब अगर बीच से काट दोगे स्पर्म नहीं जाएंगे। क्या अगर काट देंगे क्या सेक्सुअल डिजायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे हार्मोन्स अपने तरीके से काम करेंगे। सीमेन भी बन रहा होगा बट उस सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, है ना। तो सर्जिकल मेथड में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन, स्पर्म को ले जाने से रोक दिया जाता है। हाउ डज इट वर्क, स्पर्म पार्ट ऑफ वास डिफरेंस रिमूव, टाइड अप, काट के उसको बांध देते हैं, है ना। वासा डिफरेंस को देखो, ये टेस्टिस था, टेस्टिस से स्पर्म जा रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, है ना। यहाँ पर काट करके इसको क्या कर देंगे, यहाँ देखो चलिए यहाँ काटो, यहाँ काट दिया, काट के बांध दिया दोनों तरफ, ऐसे नहीं कि एक से रहना, तो एक टेस्टिस स्पर्म बनाता रहेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दोनों से काट के यहाँ क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। और ये 99% सक्सेस है, क्योंकि अब स्पर्म तो जा ही नहीं पाएंगे वहां पे। कैन नॉट इजीली बी रिवर्स, ये क्या है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि अगर मान लीजिए कोई घटना ही घटता जिसमें किसी का बच्चे डेथ हो जाता है, वो दोबारा बच्चे को प्रोड्यूस करना चाहते तो नहीं कर सकते, आसान से नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी किया गया, उसी जगह दोबारा सर्जरी करना इतना आसान नहीं होगा। रिवर्सिबल इज यूजुअली नॉट सक्सेसफुल, है ना, सक्सेसफुल रिवर्सिबल नहीं रहा। ट्यूब तो भी हेमोपियन ट्यूब को काटेंगे, किसको काटेंगे, हेमोपियन ट्यूब को काटेंगे। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा कि यहाँ पर सर्जिकल मेथड होगा, इसमें फीमेल एक्सट्रीमिटी लाया जाएगा। एक्सट्रीमिटी याद है, हमने बताया था इनफर्टिलिटी को एक्सट्रीमिटी कहते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी लॉस हो जाना। हाउ डज इट वर्क, कहता है स्मॉल पार्ट ऑफ हेमोपियन ट्यूब रिमूव, और उसको रिमूव करके टाइट कर देते हैं और उसको कम ट्यूबल लाइगेशन जोड़ने को। तो देखो यहाँ पे ये है हेमोपियन ट्यूब्स, है ना। इस हेमोपियन ट्यूब के पास कैल्शियम आओ, कैल्शियम आया, दोनों तरफ से खचाक काट दिया, खचा काट दिया, काटने के बाद इसको बांध देंगे, काटने के बाद इसको क्या कर देंगे, बांध देंगे। जब काटने के बाद इसको बांध देंगे टाइड अप, अब क्या होगा, जो ओवम बनेगा यहाँ नहीं जा पाएगा। क्या सेक्सुअल डिजायर पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, लिबिडो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि सारे हार्मोन बन रहे होते हैं, सारे हार्मोन्स तैयार हो रहे होते हैं, इसलिए सेक्सुअल डिजायर पर, सेक्सुअल एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हाँ, ये परमानेंट मेथड है, ये 99% सक्सेस है। कैन नॉट बी रिवर्स, इसमें वही समस्या है जो मेन के साथ समस्या था, इसे आसान से रिमूव नहीं कर सकते, अगर दोबारा बच्चे चाहिए तो नहीं कर सकते। व्हाट इज फीमेल प्रेग्नेंट ड्यू टू, कहता कॉन्ट्रासेप्शन फेमर हो जाए तो हो जाएगा, रेप करने तो वैसे कंडीशन में आएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो वैसे कंडीशन में फीमेल कर जाएंगे, प्रेग्नेंट बनेगी। और सी फाइंड आउट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल फॉर हर या फीटस, अगर उसे पता चल गया कि अगर ये प्रेगनेंसी को रखते हैं तो उसके लिए हार्मफुल है, बच्चों के लिए हार्मफुल है, तो वैसे कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस कराया जाए और वहां पर एमटीपी करवाए जाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाए जाते हैं। ये प्रेगनेंसी को यहाँ से हटाया जा सकता है। चलिए हम अगले लेक्चर में एमटीपी के बारे में डिटेल करेंगे, क्योंकि आपको अगर इतना लंबा लेक्चर आ जाए तो शायद आप बोल हो जाए, तो अगले लेक्चर में थोड़ा सा हम वन शॉट नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ वन शॉट एक बार दे देंगे इस चैप्टर का, आपको टेंशन मत लीजिएगा, नहीं पढ़ा है ना। जो और इस टॉपिक को आप शेयर कर सकते हो, हाँ ना, शेयर कर सकते हो, क्योंकि सबको इसके बारे में जानकारी देंगे। इसलिए हम अगले क्लास में एमटीपी के बारे में करेंगे। और यहाँ तक हम थैंक यू कहते हैं, आपने इतना देर तक बैठ करके इस चीजों को सुना, यहाँ से बहुत कुछ आप सीखे होंगे और अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।